गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के घातांक अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। घातांक क्या है और घातांक संख्या क्या है और घातांक के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पहले देखते हैं कि घातांक क्या है। इससे पहले हम घातांक संख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले घातांक संख्याएं। तो घातांक संख्याएं नौ का घात 2, ये एक प्रकार की घातांक संख्या है। ऋण 4 का घात 12, ये भी एक घातांक संख्या है। इसी प्रकार अन्य प्रश्न है 4/9 का घात 7, ये भी एक घातांक संख्या है। ये घातांक संख्या है। जबकि ये जो 2 है यहाँ पर, ये सभी घातांक संख्याएं हैं। यहाँ पर जो घात 2 लगा है, यहाँ पर घात 12 है और यहाँ पर घात 7 है, ये सभी क्या कहलाते हैं? या तो हम इसको घात कहते हैं या हम इसको घातांक कहते हैं। घात अंक, या तो हम इसको क्या कहते हैं? घातांक। इसी प्रकार यहाँ पर आधार, तो जिसमें यह घात लगा हुआ है, जिस संख्या में, जैसे यहाँ पर 9 में घात लगा है, इसका मतलब ये 9 ये आधार कहलाएगा। यहाँ पर ऋण 4 ये आधार कहलाएगा और यहाँ पर 4/9 ये आधार कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि इन्हीं को घातांक संख्या कहेंगे। हम हो सकता है दशमलव के रूप में भी हमारे पास ऐसे घातांक संख्या हो सकता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? घातांक संख्या कहेंगे। और इसका घात यदि 2 है तो 2 घात कहें या घातांक कहें। इसी प्रकार आधार इसका 1.5। इस प्रकार से एक घातांक संख्या में इस प्रकार की होती है और उसमें जो घात लगे होते हैं उसको घात कहा जाता है या घातांक कहते हैं। घात अंक या और जो आधार है उनको ये 9 है, यहाँ पर ऋण 4 ये आधार है और यहाँ पर 4/9 ये आधार है। यहाँ पर 1.5 ये क्या है? ये भी आधार है। इस प्रकार से ये घातांक संख्या और उसके घात और उनके आधार, इनको कहा जाता है। यहाँ से समझ सकते हैं। दूसरा बात है यहाँ पर वास्तव में कोई भी संख्या में घात लगा हुआ है। मान लो कि 9 का घात 5, 9 का घात 5। यहाँ पर 9 का घात 5 का अर्थ क्या है कि इसको हम विस्तार रूप में कैसे लिखें? ठीक, 9 का घात 5 है, इसको विस्तार रूप में कैसे लिखें या इसको हल कैसे करें? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका अर्थ ये होता है कि ये 9 कितने बार आपस में गुणा होगा। यहां पर 9 तो आपस में क्या होंगे? गुणा होंगे, लेकिन कितने बार होंगे? इसका मतलब आधार गुणा होगा और कितने बार आपस में गुणा होगा खुद के साथ वो उसका घात बताएगा। यदि यहाँ पर इसका घात 5 है, इसका मतलब यह जो है 5 बार गुणा होता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये घात ये बताता है कि जो जिसमें वह लगा है, यानी कि आधार, वह कितने बार गुणा होगा वो घात बताएगा और क्या गुणा होगा आपस में, तो वह क्या बताता है? आधार बताते हैं। यदि आधार 9 है तो 9 ही आपस में गुणा होंगे, वो भी 5 बार। इस प्रकार से
इसी प्रकार अन्य प्रश्न हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऋण 4 का घात मान लो हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब ये ऋण 4 क्या है, हमारे पास आधार है। तो ऋण 4 ये कितने बार गुणा होगा, 3 बार, क्योंकि घात 3 लगा है। इसलिए हम कह सकते हैं ऋण 4 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण। इस प्रकार से हम जो घातांक संख्याएं होते हैं उनको विस्तार रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, और उसको संक्षिप्त रूप में। इसका उल्टा भी ठीक है कि जब हमारे पास ऐसे विस्तारित रूप यदि हमारे पास है तो उनको हम घातांक के रूप में कैसे लिखें, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी ऋण 4 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 4 है, इसको भी हम घातांक के रूप में ऐसे घातांक संख्या के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया हमारे पास घात, घातांक संख्या है, आधार और उनका विस्तार रूप। ये विस्तार रूप कहलाता है। ये विस्तार रूप है और ये क्या है, घात रूप या संक्षेप रूप कह सकते हैं। घात, घातांक, घात के रूप में, घात के रूप में ये हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि ऋण 1 में घात लगा है। यदि घात क्या है, सम संख्या है। यदि ऋण 1 में घात लगा है और वह विषम संख्या है तो इनका मान कितना होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऋण 1 का घात यदि सम है, सम का अर्थ या तो उसका घात 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऐसे सम संख्या हो सकता है। उसी प्रकार ऋण 1 का घात विषम संख्या अर्थात 1, 3, 5, 7 ऐसे हो सकता है। तो उस सूरत में इनका मान क्या होता है, तो जब सम रहता है तो इसका मान हमेशा 1 होता है, और जब विषम रहता है तो इसका मान क्या होता है, ऋण 1 होता है। अब यहाँ पर बात यह है कि ये सम संख्या है। सम संख्या तो बहुत सारे सम संख्याएं हैं। यहाँ पर हो सकते हैं कि 10,000 लिखोगे तो 10,000 भी एक सम संख्या है। तो ऋण 1 का घात यदि हमारे पास, ऋण 1 का घात हमारे पास मान लो 10,000 है तो भी इसका मान 1 ही आएगा। और यदि ऋण 1 का घात यदि 10,001 है तो इसका मान ऋण 1 आएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो सम संख्या के जो लिखा हो वहां पर कुछ भी हो सकता है। ऋण 1 में घात कितना भी हो सकता है, फिर भी उसका मान 1 ही आएगा। हाँ, उसका मान ऋण 1 आएगा कि धन 1 आएगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके घात पर डिपेंड करेगा कि घात यदि सम संख्या है तो धन 1 आएगा, और यदि विषम संख्या है तो ऋण 1 आएगा। इसमें होता यह है कि जब मान लेते हैं हम ऋण 1 का घात मान लो 2 है, क्योंकि 2 सम संख्या है, इसलिए हम ऋण 1 को 2 बार गुणा करेंगे, और जब 2 बार हम गुणा करते हैं तो ऋण और ऋण क्या हो जाता है, धन हो जाता है, और ये 1 आता है। कहने का मतलब यदि हम जो ऐसे जोड़े जोड़े जब बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होता है, ऋण ऋण करके फिर धन होते जाते हैं, धन होते जाते हैं। तो हमारे पास जितनी भी सम संख्याएं हैं वो जोड़े ग्रुप में, यदि जोड़े ग्रुप में 2-2 का जोड़ा बनाना चाहेंगे तो हम बना सकते हैं। और उस सिचुएशन में होता है कि दोनों का ऋण ऋण जो है वो धन बनते जाता है, 2-2 का धन बनते जाता है। इस प्रकार से उसका मान जो आता है वो हमेशा धन 1 ही होता है। जबकि विषम संख्या में जैसे 3 है, मान लो इसका घात ऋण 3 है,
तो यहाँ पर हम 3 बार इसको गुणा करेंगे, क्योंकि इसका तो मतलब ही वही है कि विस्तार रूप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों से तो धन हो जाएगा, एक और ऋण एक और ऋण एक, मतलब धन एक होगा, लेकिन इस ऋण एक के वजह से यह क्या हो जाता है, ऋण एक हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जितना भी विषम संख्याएं होती है, विषम संख्या यदि हम उनका जोड़ा बनाते जाएंगे तो हम वहां पर एक ऐसा जरूर बचेगा जो उसको हमेशा ऋण संख्या ही बनाए रखे। यहां से यहाँ पर एक और हमारे पास, मान लो हमारे पास ऋण 5 है और इसका घात हमारे पास मान लो 7, ऋण 5 का घात 7। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 5 को हम धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऋण 1 गुणित 5 लिखेंगे और इसका घात 7 है तो 7। इसका मतलब जितना भी हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं यदि आधार है, आधार जो है ऋणात्मक संख्या है, उसको हम ऋण 1 गुणित उस संख्या को लिख सकते हैं, यानी कि ऋण 1 गुणित 5। ऐसे अन्य उदाहरण हम लिख सकते हैं, तो इसको हम ऋण 1 गुणित 12 का घात 2। इसी प्रकार से हम मान लो हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रश्न है, तो इसको भी हम क्या ले सकते हैं, ऋण 1 गुणित 7/5 का घात। इस प्रकार से हम चेंज कर देंगे। ऋण 5 का घात यदि 7 है तो ऋण 1 गुणित 5 यानी कि 5 यहाँ पर धनात्मक बन जाएगा। ऋण 12 है तो ऋण 1 गुणित 12, ऋण 7/5 है तो ऋण 1 गुणित 7/5। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये भी रहता है कि इतने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इतने को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अब हम घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे। घातांक के नियम। घातांक का नियम, इसमें पहला नियम है कि यदि हमारे पास एक आधार है और यदि उसका घात m है, एक दूसरा आधार है, वही आधार वही है और इसका घात यदि n है, कहने का मतलब दोनों का आधार तो सेम है लेकिन घात अलग है, और ये क्या है, घातांक संख्या है और यह भी क्या है, घातांक संख्या है। और जब इन दोनों का गुणा होता है तो क्या होता है, जब आधार सेम हो और घात अलग अलग हो तो इनका गुणा होता है, तो इनके घात, एक बार आधार को लिखते हैं और घात को यहाँ पर जोड़ देते हैं। घात क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक, ये एक पहला फार्मूला है। जब दोनों का आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो, और उनका गुणा होता है, तो आधार को एक बार लिखते हैं और उनके घातों को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर m और n की जगह पर कुछ भी संख्या हो सकता है, 5, 6, 10, 8, 120, 200, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर m और n की जगह, आधार की जगह पर यहाँ पर यदि 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना जरूरी है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर भी 2/3 होगा और यहाँ पर भी 2/3 होगा। इस प्रकार से दूसरा होता है यदि आधार, एक आधार घातांक संख्या और एक दूसरा घातांक संख्या, जब इन दोनों का भाग होता है
आधार वही है, घात अलग अलग है, और जब इन दोनों का यहाँ पर गुणा हुआ तो यहाँ पर भाग होता है, तो उस सिचुएशन में आधार को एक बार लिखते हैं और इनके घात जो है वो हमेशा घट जाते हैं। यहाँ पर भी सावधानी है बरतना है कि हमेशा पहले वाले में दूसरे वाले घात को ही हमको माइनस करना है। यहाँ पर भी समझ सकते हो कि एम और एन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, और ए ये तीनों जगह पर सेम संख्या होगा, तभी हम इस नियम को फॉलो करेंगे। इसी प्रकार तीसरा है हमारे पास, तीसरा है, मान लो हमारे पास अंदर में एक संख्या है और एक दूसरी संख्या है, आपस में दोनों पूरा है, और इनका घात मान लो हमारे पास सेम है। इसका मतलब ये दोनों आधार है और ये दोनों आपस में गुणा है, और उसका क्या है, उन दोनों का घात n है, तो हम इसको, इस घात n को दोनों में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। ये जो घात है वह दोनों में लग जाता है इस प्रकार से। इसका विपरीत भी सही है, यदि ऐसा है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और यदि ऐसा है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर आधार जो है वह क्या है, दो संख्याओं का गुणा है, ए और बी का, दो संख्याओं का गुणा है, और उसका घात लगा है n, इसलिए ये एक घात n गुणित बी का घात n। इसी प्रकार एक भाग के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, ये बटा के रूप में भी भाग कहो या बटा कहो, इस रूप में भी हम देख सकते हैं। इस सूरत में भी ए में n का घात ए भी लगता है और n का घात बी में भी लगता है। अब एक और नियम, मान लो हमारे पास ए कोई आधार है और उसका घात यदि m है और इसका भी घात मान लो n है। कहने का मतलब एक अंदर में घातांक संख्या है, उसका भी एक घात है, तो होता क्या है, तो यहाँ पर आधार वही रहता है और घातों को क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। अब इसका उल्टा भी सही है कि जब ऐसे हो तो हम इसमें से किसी को भी हम अंदर में रख के, कोष्टक अंदर में रख के जो बची हुई जो घात है उनको उनमें लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम, इसी प्रकार एक और सूत्र होता है कि मान लो हमारे पास कोई आधार है और इसका घात मान लो ऋण n है। अब ऋण n घात है इसका, अब ऋण n घात को हम हमेशा धनात्मक करते हैं, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये 1/1 घात यहाँ पर इसका बटा 1 है, मान सकते हैं 1 का घात ऋण n बटा 1 है। तो जब हम इसको चेंज करना चाहेंगे, ये ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में करना चाहेंगे, तो इसको हम पलट देंगे, 1 ऊपर में आ जाएगा और जो है वो 1 का घात धन n हो जाएगा, ये चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे पास 6 जो घातांक के नियम हैं, इनको याद रखना है कि कैसे एक दूसरे में इसको चेंज करना है। इसका उल्टा भी सही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इतने को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत कंडीशन होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस नियम के लिए ये दोनों आधार जो सेम होना चाहिए, घात अलग अलग होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी वैसी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि घात एक ही लगा है लेकिन अंदर में जो आधार है वो दो संख्याओं का गुणा है, ए और बी का, तो इसके लिए हम इतना लिखा जा सकता है और इसको फिर से ऐसे भी लिखा जा सकता है इस प्रकार से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए का घात m है और उस पूरे का घात n है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ए का घात m गुणित n। और इसी प्रकार कई जगह पर हमको ऋणात्मक घात मिलेंगे, उस ऋणात्मक घात को हमको धनात्मक कैसे करना है, तो उसको हम बटा के रूप में लिख देते हैं, पलट देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक घात को धनात्मक हो जाता है।
थैंक यू।